रहे हैं कि इंडस्ट्रियल लेबर आपका क्या होता है तथा इनको कौन कौन सी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल लेबर को क्या क्या सी प्रॉब्लम होती हैं। तो सबसे पहले बात जो आती है, इंडस्ट्रियल लेबर क्या होते हैं। और इंडस्ट्रियल लेबर पढ़ने से पूर्व हमको जानना होगा कि इंडस्ट्री क्या होती है। तो जब मैं बात करता हूं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री हमारी दो प्रकार से होती है। एक हमारे पास क्या होती है, संगठित उद्योग होते हैं, और दूसरा जो हमारे पास उद्योग होते हैं वो असंगठित उद्योग होते हैं। दो प्रकार के हमारे उद्योग होते हैं। संगठित उद्योग प्रॉपर पंजीकरण कर होता है तथा ये श्रमिक के हितों को भी ध्यान में रखते हैं। यानी इनमें क्या होता है, श्रम अधिनियम कार्य करता है। श्रम अधिनियम मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि वो कार्य की दशाएं जो किसी श्रमिक के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, उन बातों को उसमें उल्लेख होता है। तो जो ऑर्गेनाइज लेबर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत उन चीज़ों का प्रावधान किया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, असंगठित क्षेत्र होता है। और असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं होता है और साथ ही साथ इस पर सारे कानून इंप्लीमेंट भी नहीं होते। आज हमारे पास असंगठित क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। संगठित क्षेत्र की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र बहुत, जैसा एक है आपके पास क्या होता है, पंचर की दुकान है, उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक ठेले है, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, ये असंगठित क्षेत्र है। यानी कहीं ना रजिस्टर्ड है, ना इसकी इंफॉर्मेशन है कि ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इन क्षेत्रों को हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जबकि वही संगठित क्षेत्र क्या होता है, जिसका पंजीकरण होता है, जिसका लाइसेंस होता है तथा जिस पर लेबर एक्ट काम करता है। यह पॉइंट याद रखिएगा, लेबर एक्ट वहां पर काम करता है, इंडस्ट्रियल एक्ट वहां पर काम करता है। तो उन क्षेत्रों को हम लोग संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब देखो, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाला लेबर होगा उसको समस्याएं कम होंगी, क्योंकि इसके साथ कानून काम कर रहा है, ठीक है। संगठित क्षेत्र के साथ क्या होता है, कानून जब काम करता है तो निश्चित रूप से श्रमिकों की समस्याएं कम होती हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र, छोटे छोटे जो आपके उद्योग होते हैं, आपने देखा होगा उन क्षेत्रों में काम करने वाले लेबर, क्योंकि उन पर श्रम कानून एवं औद्योगिक कानून नहीं कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के श्रमिक को क्या हो जाएगी, समस्याएं ज्यादा होंगी। तो ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। तो जो संगठित और असंगठित क्षेत्र है, इस पर बहुत अधिक आपको फोकस होना चाहिए। संगठित श्रमिक जीवन स्तर में सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर संगठित और नियंत्रण प्रयास करते हैं, ठीक है, कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनका सर्वाइवल है, वो इंप्रूव हो, ठीक है। संगठित श्रमिकों का उदय औद्योगिकरण के कारण हुआ कि ये श्रमिक होते थे ये संगठित क्षेत्र में और अपने आप को भी ऑर्गेनाइज कर लेते थे। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा संपादित होता गया, उसके परिणाम स्वरूप श्रमिक संगठन भी बनते गए। और ये श्रमिक संगठन क्या करते थे, अपनी समस्याओं को बार बार उद्योग संगठन के सामने रखते थे और उनको सॉल्व करने का बीड़ा भी उठाते थे। तो इस प्रकार क्या होता था, संगठित क्षेत्र में संगठित श्रमिक संगठन भी बनने लगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, तेजी से इंप्रूव होना चला गया। लेकिन अब इन श्रमिक औद्योगिक श्रमिकों की कुछ समस्याएं हैं, ठीक है। औद्योगिक श्रमिक संगठित श्रमिकों के अंतर्गत आते हैं और इन औद्योगिक श्रमिकों की कुछ समस्याएं हैं। अब पहली चीज तो है कि एकता की कमी। पहला पॉइंट है कि इनमें यूनिटी नहीं दिखाई पड़ती है। कुछ श्रमिक हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अन्य श्रमिक उनका साथ नहीं देते हैं। तो जब अन्य श्रमिक उनका साथ नहीं देंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उनके लिए समस्याएं बन जाती हैं। तो एक तो समस्या औद्योगिक श्रमिक के साथ आती है कि ये लोग बहुत दूर दूर से काम करने आते हैं, तो इनको ये लगता है कि हम अपना काम पे फोकस करें, कि ये हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लगें। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये आपस में एकत्रित नहीं हो पाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहां पर एकता की कमी दिखाई पड़ती है। वहीं पर क्या होता है कि श्रमिक का एक ऐसा वर्ग अजीब समुदाय बन गया है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जीवन शैली और रीति रिवाज वाले लोग और
क्या होते हैं, अन्य उससे जुड़े होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपस में ये इनका मत एक नहीं हो पाता, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो जब आपस में एकता नहीं होती है तो श्रमिकों के साथ एक बड़ी समस्या होती है, और इसका बेनिफिट कौन उठाता है? इंडस्ट्री का मालिक उठा लेता है। ठीक है, कि एकता के अभाव के कारण क्या होता है कि उनकी समस्या वैसी की वैसी बनी रहती हैं। तो औद्योगिक श्रमिक के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पास जो एकता होती है वो एकता नहीं पाई जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं तो दूसरा पॉइंट आपका ये बताता है कि इनमें अज्ञानता और निरक्षरता बहुत होती है। आपने देखा होगा कि गांव से जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने जाते हैं और जो क्या होते हैं नॉन स्किल्ड पर्सन होते हैं, यानी जो भाग करके जाते हैं, उनके पास कोई नहीं होता, बहुत कम वेतन पाते हैं, वो केवल सर्वाइवल करते हैं। और मैंने देखा कि 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है 10 या 5 हज़ार में कार्य करते रहते हैं। तो इनके पास अज्ञानता होती है, यानी ये प्रॉपर अपनी चीज़ों से अवेयरनेस नहीं रखते हैं, और साथ ही साथ निरक्षर होते हैं। ये अपने अधिकारों के विषय में न तो कहीं से जान पाते हैं और ना ही उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं या उसको बोल पाते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरी समस्या आती है कि इनमें सामान्य शिक्षा का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब औद्योगिक शिक्षा का अभाव रहेगा तो उसके परिणाम स्वरूप हमको क्या हो जाएगा, जितने श्रमजीवी यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनका प्रयोग लापरवाही से करने लगते हैं और अपने जो काम का इंपॉर्टेंस है वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है आपके पास गरीब और निम्न जीवन स्तर। तीसरा जो आपके पास है औद्योगिक श्रमिक की समस्या कि इंडस्ट्रियल जो लेबर काम करता है ये बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और जब बहुत गरीब परिवार से आते हैं तथा इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है बहुत छोटा होता है। तो गरीब होते हैं, एक तरफ तो ये गरीब होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि इनके पास जो इस जीवन स्तर होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि इनको बहुत कम वेतन मिलता है। जब वेतन कम मिलता है तो इनको अपने फूड कंजप्शन यानी परिवार को चलाने के लिए जो खाना खाना होता है, जो कपड़े होते हैं, उन्हीं में इनका अधिकतर पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये हमको दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ इनके पास इतना अधिक वेतन नहीं होता है, परिणाम स्वरूप इनका सेविंग बहुत कम होता है, और जब सेविंग बहुत कम हो जाएगा तो ये अपने जीवन स्तर को कभी भी ऊपर नहीं उठा पाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि गरीबी के कारण, देखो कोई व्यक्ति जब गरीब होता है तो गरीब होने के कारण वो कमजोर होता है, देखो वीक होता है, और जब कमजोर होगा तो वो काम की उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। जब काम की उत्पादकता कम हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी बचत कम होगी तो वो विनियोग भी कम कर पाएगा। भाई ना तो वो दुकान खोल सकता है, ना तो अपनी कोई बाइक ले सकता है कि ताकि हम नया बिजनेस चालू करें। और जब विनियोग कम करता है तो निश्चित रूप से उसकी बचतें कम होती हैं, और बचत कम होती है तो उसकी वास्तविक आय कम होती है, और कम वास्तविक आय होने के कारण उसकी आय पुनः कम हो जाती है। यानी एक प्रकार का आपने देखा कि यहां पर गरीबी का दुष्चक्र काम करता है। यानी एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, प्रोफेसर नक्स ने कहा था कि एक व्यक्ति की गरीबी का कारण उसकी गरीबी है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो अपनी पूरी इनकम कंजप्शन पे खर्च कर देता है, ना तो बचतें होती हैं, ना तो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो संपादित कर सकता है। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की गरीबी का कारण उसकी मात्र गरीबी होती है। ठीक है, एक साइकिल काम करता है। ठीक है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ठीक है, अमीरी अमीरी को जन्म देगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जो आपके इंडस्ट्रियल लेबर होते हैं वो इंडस्ट्रियल लेबर बहुत गरीब होते हैं, परिणाम स्वरूप इतना कम पाते हैं कि उसी में अपना सर्वाइवल चलाते रहते हैं, और जिससे परिणाम स्वरूप ये सदैव गरीब बने रहते हैं। तो ये इनकी एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है, अकुशल श्रमिक, क्योंकि देखो अकुशल श्रमिक क्या होता है, कोई उनके पास स्पेशल स्किल नहीं है। स्पेशल स्किल का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट मुझे वायरिंग करना बहुत अच्छा आता है, तो चलो मैं वायरिंग अच्छा करता हूं तो मैं अच्छा पैसा पाऊंगा,
क्योंकि मुझे स्किल आती है। सपोज मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो निश्चित रूप से ये मेरी स्किल है जो मुझे अन्य से भिन्न कर देती है और मैं अच्छा कमा सकता हूँ। मैं अच्छा मिस्त्री हूँ, अच्छा मकान बना सकता हूँ, लेकिन एक अनस्किल्ड लेबर जो होता है वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं होता, परिणाम स्वरूप उसकी इनकम भी अच्छी नहीं होती है। तो भारत में इस प्रकार की श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी कारण कम अकुशल श्रमिकों का भारत में अधिक हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी अधिकतर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है। ठीक है, कहते कोई काम नहीं होता, शहर गए थे, शहर में हमारे लायक कोई काम नहीं मिलता, बेचारे वहां से छोड़ करके आते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, वो बचपन से देखते रहते हैं, उसी में वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भारतीय श्रमिकों की काम की स्थिरता में कमी पाई जाती। काम की स्थिरता में कमी का मतलब होता है कुछ दिन तो इंडस्ट्री में काम करते होंगे, आपने देखा होगा आपके गांव के व्यक्ति होते कुछ दिन तो इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो छोड़ छाड़ के वापस गांव चले जाते हैं और अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। लेकिन वही एक व्यक्ति जो स्किल्ड व्यक्ति होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता बहुत अच्छा है, दैट इज द स्किल। ठीक है, एक व्यक्ति है जो नाविक बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति कभी लौट करके नहीं आते क्योंकि स्किल उनको क्या करती है, प्रव्रजन यानी माइग्रेशन करने से रोकती है। कोई भी समय उन्हें कार्य से अलग किया जा सकता है क्योंकि अनस्किल्ड व्यक्ति को हटाया जा सकता है, इसलिए स्थायी श्रम बल विकसित नहीं किया गया है। अगर उन्हें काम मिल गया तो वो वापस गांव जाने को मजबूर हो जाते हैं, अगर काम नहीं मिला तो। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, जानते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने के लिए हमको स्किल होना बहुत जरूरी है और उनके पास कोई स्किल नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने गांव पुनः लौट आते हैं। तो भारत में जो इंडस्ट्रियल लेबर होते हैं उनके पास सबसे बड़ी कमी होती है कि वो स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो बार बार आते जाते रहते हैं और इसी के कारण उनका जो वेतन होता है वो बहुत कम होता है। दूसरा, भारतीय उद्योग में श्रमिकों के लिए काम करने की स्थितियां बहुत खराब है। छोटे छोटे कमरों में मशीन लगी रहती है, ठीक है, वहां पर धुआं तक नहीं निकल पाता अगर मशीन चलती है तो। गर्मी बहुत लगती है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता, बदबू आती रहती है, तो स्थितियां बहुत खराब हैं। औद्योगिक केंद्र में आवास की बड़ी गंभीर समस्या होती है। आप देखिए जाके इनको कमरा लेना पड़ता है और कहीं दूर कमरा लेते हैं और वहां पर भी बड़ी गंदगी रहती है जहां पर एक कमरा लेते हैं। ठीक है, रहने की लागत मजदूरी की तुलना में बहुत अधिक है। आप शहरों में चले जाओ, शहरों में 50% वेतन आपका किस पे चला जाएगा, केवल रहने और खाने में चला जाता है। तो ये जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर उनको क्या होता, कोई आवास तो प्रोवाइड नहीं करता। जब इस क्या होता है कि इंडस्ट्री कोई आवास नहीं प्रोवाइड करता तो निश्चित रूप से ये लोग क्या करते हैं, बाहर क्या करते हैं, मकान लेते हैं, और जब बाहर मकान लेते हैं तो इनका जो मोस्ट ऑफ द इनकम होता है वो रहने और खाने में खर्च होता, परिणाम स्वरूप इनकी बचतें बहुत कम हो जाती हैं। तो ये एक और समस्या उनके साथ होती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत पुअर है हमारे देश में। जबकि इंडस्ट्री सेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो कोई आपके यहाँ लेबर काम करता हो उसके लिए रहने की व्यवस्था, कैंटीन में खाना खाने की व्यवस्था, ताकि आपका श्रमिक स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेगा तो उसकी उत्पादकता बढ़िया काम करेगी। साथ ही साथ रहने का एक फायदा है कि वो कभी लेट नहीं आता, आपके ही कैंपस में रहता है, जैसे टाइम होगा आ जाएगा, काम करेगा। तो इस तरह हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री सेक्टर में रहने की व्यवस्था नहीं है, उसको भी सॉल्व करें, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगला है, जो हमारे पास लेबर होते हैं भारत में, आपका इंडस्ट्रियल लेबर होते हैं, वो भाग्यवादी बहुत होते हैं, भगवान पर निर्भर है, आपने देखा होगा कहते हैं। खासकर यहाँ का मजदूर वर्ग बहुत भाग्यवादी होता, ये अपने जीवन के सुख दुख को भाग्य की देन मानता। अगर वो दुखी है तो कहते हैं भाग्य में हमारे यही लिखा होगा। वो ये कभी नहीं समझते हैं कि अगर मैं स्किल्ड होता, मेरे पास इनकम होती, तो ये दिन हमको देखने ना पड़ते। ठीक है, तो भाग्यवादी होते हैं, तो उनको भाग्यवादी जो ये कॉन्सेप्ट है उससे हटाना होगा। ये एक भारत की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण। भारतीय श्रमिकों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उनका विशेष सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण है। जाति व्यवस्था उदाहरण के लिए श्रम की स्वतंत्रता पूर्ण गतिशीलता में बाधा डालती है। ठीक है, हमारे गांव में शादी है, हम नहीं जाएंगे, हमारे गांव में घर में शादी है, हम भाग करके आए, अभी 2 महीने काम नहीं किया, वापस आ गए।
धार्मिक रीतियां हैं, हमारे गांव में मेला लगा, हम जा रहे हैं घर। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल लेबर को उनकी सामाजिक संस्कृति और धार्मिक संस्कृति रोकती है, अड़ंगा लगाती है, और जिसके परिणाम उनकी क्या होती है, उनके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है गतिशीलता की कमी। आपने देखा होगा गतिशीलता का मतलब क्या हुआ कि एक श्रमिक एक गांव से निकल करके शहर जाने के लिए अधिकतर तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं तैयार होता है? क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां बहुत होती है, और यही जिम्मेदारियां उसको गतिशीलता में कमी ला देती है। भारतीय श्रमिक प्रायः एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में असमर्थ होते हैं। वो एक काम पकड़ लेता, पान की दुकान है तो पान की दुकान में पूरी लाइफ गंवा देगा। ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहा है तो एग्रीकल्चर में पूरी लाइफ वो कर देगा। तो जन्म स्थान से विशेष इनका स्नेह होता नहीं, हमको गांव बहुत अच्छा लगता है। भाग्यवादी बहुत होते हैं, अशिक्षा होती है, अज्ञानता होती है, और भौगोलिक बाधाएं होती हैं, औद्योगिकरण की धीमी गति होती है, विभिन्न भाषाओं और धर्मों और जातियों। ठीक है, आप देखिए तमिलनाडु नहीं जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश आपको आती नहीं है। ठीक है, धर्म है वहाँ पर नहीं, इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, जातियाँ होती वहाँ पर इस कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। साधनों की कमी और परिवहन, अरे वहाँ जाने के लिए टिकट ही नहीं मिलता, आने के लिए टिकट नहीं मिलता, रहने तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, परिवहन वाहन और महत्वाकांक्षा की कमी, वो कुछ चाहते नहीं, उनको लाइफ में थोड़े से पैसे में अपना काम चल जाता, वो कभी लाइफ में अच्छा करने का सोचते तक नहीं है। ठीक है, वो जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्रियल लेबर क्या करे कि अगर इंडस्ट्री सेक्टर में वो कुछ काम कर रहा है तो उसको साथ ही साथ वो पैरेलल अपनी पढ़ाई करे, कुछ नई चीजें सीखे। अगर कुछ नई चीजें सीखेगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा कि वो लाइफ में अच्छा काम कर सकता है, और अच्छा काम करने के परिणाम स्वरूप वो अच्छा कमाई कर सकता है। बट नहीं, उसकी महत्वाकांक्षा नहीं रह गई, अब उसकी कोई इच्छा नहीं रह गई, जितने है केवल उतने में वो काम चला रहा है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये एक समस्या हमारे इंडस्ट्रियल लेबर के साथ और आ गई है। ठीक है, इस विशेषता के कारण एक भारतीय श्रमिक को आवश्यक कुशल श्रम नहीं मिल पाता, और दूसरे को कुछ कुशल श्रम के लिए उचित पुरस्कार भी नहीं मिल पाता है। नाउ द नेक्स्ट है प्रवासी प्रवृत्ति। ठीक है, हमारे औद्योगिक श्रमिकों की जो प्रमुख विशेषता है कि वे अधिकांशतः गांव से शहर में काम करने आते हैं। भूमि पर बढ़ती आबादी के बोझ और गैर आर्थिक कृषि, गांवों में बेरोजगारी, सामाजिक अयोग्यता, साहूकारों द्वारा शोषण के कारण हमारे गांवों को शहरों में आजीविका की तलाश के लिए भेज देते हैं। इन कारणों से एक व्यक्ति अपने गांव को छोड़ करके अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे जो कल्टीवेशन का काम है उस काम को छोड़ करके शहरों में चला जाता है, और वो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन गांव के माहौल में पड़े बड़े होने के कारण उन्हें ग्रामीण जीवन से ज़्यादा लगाव होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप गतिशीलता के अभाव के कारण वो प्रवासी प्रवृत्ति नहीं अपना पाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो बार बार गांव लौट करके आते रहते। गांव में हमारे चुनाव है, हम चलते हैं, गांव में हमारे शादी, हम चलते हैं गांव में। तो इस प्रकार क्या क्या होता है कि उन्हें शहरों में कृत्रिम वातावरण लगता है, वो शहरों के वातावरण से बड़े ऊबते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका मन नहीं करता। इससे भी अधिक परिवार का लगाव उन्हें वापस गांव की ओर खींचता है। वे मुख्य रूप से उच्च मजदूरी के लालच में शहरों में आते हैं, लेकिन काम के हालत और अधिकतर घरों में भीषण अकाल उन्हें शहरों में बसने से रोक देता है, और ये समस्याएं हमारे इंडस्ट्रियल लेबर के साथ सबसे ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल लेबर की कुछ मैंने मुख्य समस्याएं आपके साथ डिस्कस किया। अब चलिए मैं देख लेता हूं, एक दृष्टि का पीडीएफ है और उसमें हमने क्या कहा कि श्रमिक वर्ग का जो आंदोलन होता है या श्रमिक वर्ग होता है, तो श्रमिक वर्ग कैसे काम करता है, तो उसके विषय में हम लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो देखते हैं।
आप देख सकते हो कि जो हमारा श्रमिक वर्ग का आंदोलन है, ये एक पेपर है। तो यहाँ पर श्रमिक वर्ग का आंदोलन पे हम बात करते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं और इतिहास में हम ये चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग का उदय की बात करते हैं कि जो भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ हुआ था। ठीक है, तो जो हमारे पास श्रमिक थे, जो इंडस्ट्रियल श्रमिक का कॉन्सेप्ट था, जब हमारे यहाँ पूंजीवाद आगमन हुआ तो पूंजीवाद आगमन के साथ ही ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जन्म लिया था। ठीक है, ये श्रम की अपेक्षाकृत आधुनिक संगठन और श्रम के मुक्त बाजार के अर्थ में एक आधुनिक मजदूरी वर्ग था। यानी एक ऐसा वर्ग था जो मजदूरी प्राप्त करके काम करता था। ठीक है, ये विकास के लिए आधुनिक कारखाने, रेलवे, डाकयार्ड, सड़कों और भवनों से संबंधित निर्माण गतिविधियों की स्थापना के कारण हुआ था। यानी पहले तो हमारा एग्रीकल्चर होता था और एग्रीकल्चर के बाद एक और वर्ग तैयार हुआ था और उस वर्ग को हम लोग एग्रीकल्चर लेबर वर्ग कहते थे। लेकिन जैसे ही पूंजीवाद का जन्म हुआ तो पूंजीवाद के जन्म के एक परिणाम स्वरूप कारखानों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी। तो वही जो एग्रीकल्चर लेबर थे वो एग्रीकल्चर लेबर कारखानों में काम करने वाले इंडस्ट्रियल लेबर के रूप में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बागान और रेलवे भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक पूंजीवाद के युग की शुरुआत के ये उद्यम थे। यानी ये इन्होंने सबसे पहले साहसी की भूमिका के रूप में आगे आए। अब मैं बात करता हूं श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, कैसे श्रमिक का वर्ग का उदय हुआ आपने समझा। अब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई, ठीक है, आपका टॉपिक है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा एक टॉपिक है। तो भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि बाहर कहते हैं बंदरगाह शहर बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गए थे। आपने देखा होगा जब क्या कहते हैं इंग्लैंड में क्या होता औद्योगिक क्रांति हुई थी तो हमारे यहाँ से जो कच्चे माल थे वो जाया करते थे इन बंदरगाहों के माध्यम से, कहाँ, इंग्लैंड जाते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बंबई में कपास मिले, ठीक है, क्योंकि कपड़े के लिए हमारे यहाँ कपास बहुत अच्छा होता था। कलकत्ता में जूट मिले, मद्रास में कई कारखाने स्थापित किए गए। इस तरह के विकास अहमदाबाद, कानपुर, सोलापुर और नागपुर शहरों में हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो स्टार्टिंग फेज था वो वास्तव में हमारे जहाँ का जो कपड़ा उद्योग था और कपड़ा उद्योग के अंतर्गत जो हमारे कपास आती थी और नील की खेती आती थी उसको सम्मिलित किया गया। तो वहाँ से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जन्म हुआ। भारत की पहली जूट मिल 1854 में कलकत्ता में एक स्कॉटिश उद्यमी द्वारा स्थापित की गई थी। कपास मिलों का स्वामित्व भारतीय उद्यमियों के पास था जबकि जूट मिलों का स्वामित्व लंबे समय तक विदेशियों के पास था। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, भारत में स्वतंत्रता पूर्व श्रमिक आंदोलन। ऐसा नहीं कि श्रमिक ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ी है। ठीक है, लेकिन जो भारत में श्रमिक आंदोलन हुए उनको अगर मैं देखता हूं तो वर्ष 1870 से 1880 में कानून द्वारा श्रमिकों के कार्य की दशाओं को बेहतर बनाने, देखो मैंने वही बात बोला कि काम की जो दशाएं थी वो बेहतर नहीं थी। आप फिल्मों में देखे होंगे कि हथकड़ी लगी रहती थी और बंदरगाह पे वो क्या करते थे, जहाज चलाया करते थे। ठीक है, अंधेरे में इनको रखा जाता था, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो काम की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने क्या हुआ कि सबसे पहले इस प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ क्या हुआ, लागू की गई, चालू की गई। तो काम की दशाएं ताकि हमारे यहाँ बेहतर हो सके इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। ठीक है, 1915 से 22 के बीच फिर से होम रूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ साथ श्रमिक आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ था। ठीक है, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु शुरुआती प्रयास परोपकारी प्रवृत्ति के थे जो अलग थलग, छिटपुट और विशिष्ट स्थानीय हितों के प्रेरित उद्देश्यों से प्रेरित थे। अब देखो, जब देखे श्रमिकों ने देखा कि नहीं हमारा हित वास्तव में प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है तो श्रमिकों ने क्या किया, ट्रेड यूनियन,
ठीक है। ट्रेड यूनियन के उदय के पहले के जो श्रमिक आंदोलन थे, तो जैसे बागान चलते थे हमारे यहाँ, चाय के बागान, और खदान श्रमिक थे, तो बागान और खदान श्रमिकों को भारी शोषण किया गया था। लेकिन शुरुआत में उनकी स्थितियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, यानी उनसे काम के घंटे ज़्यादा करा लेते थे, हम उनसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कराते थे, बट उनको रिवार्ड के रूप में बहुत कम चीज़ें देते थे। लेकिन शुरुआत में उनकी स्थितियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि प्रारंभिक समाज सुधारकों, पत्रकारों और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो बागान श्रमिकों ने बागान मालिकों और प्रबंधकों द्वारा जो शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ खुद ही अपना विरोध दर्ज किया, वो जाकर के मालिकों से बोलते थे कि नहीं साहब आप गलत काम कर रहे हो, तो इनके अंदर वो बात इनको समझ में आने लगी थी कि हमारा शोषण लगातार हो रहा है। फिर औद्योगिक श्रमिक, कपास और जूट उद्योग के श्रमिक जनता की निगाहों में अधिक थे, ठीक है। प्रारंभिक सामाजिक कार्यकर्ता और कल्याणकर्ता ने उनके बेहतर संगठनात्मक कार्य के साथ बेहतर रिपोर्टिंग और सार्वजनिक समर्थन की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद किया था। अब देखो संगठन का उदय हुआ, क्योंकि संगठन का उदय जब तक नहीं होगा तब तक श्रमिकों के हित की बात कोई नहीं कहेगा, और जो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक हैं उनका इसी प्रकार से लगातार शोषण बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ क्या हुआ, देश में संगठन का उदय हुआ, और बंगाल में शशिपाद बनर्जी ने 1870 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की, और वर्ष 1874 में बांग्ला में भारतीय श्रमजीवी नाम की एक मासिक पत्रिका। अब देखो पत्रिकाओं का बड़ा रोल था, क्योंकि हमारे देखो पहले तो श्रमिक बड़े अनपढ़ थे, लेकिन उनमें से भी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता था वो उन विचारों से बड़ा उत्तेजित होता था कि नहीं ये बात बहुत सही लिखी है। ये हमारे आज भी आप न्यूज़पेपर में देखिए, स्टूडेंट के विषय में कुछ लिखा रहता है, आप तुरंत होते अरे देखो हमारे विषय में कुछ लिखा गया है, कोई हमारी बातों को उठा रहा है। तो उसी प्रकार की उस समय एक बांग्ला पत्रिका भारत श्रमजीवी नाम की निकली, और यह श्रमिक अधिकारों के विषय में बात करने लगा। मजदूरों को नैतिक शिक्षा देने के लिए ब्रह्म समाज ने 1878 में बंगाल में वर्किंग मेंस मिशन की स्थापना की थी, और इसने 1905 में वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठित बॉम्बे मिल हैंड डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई इसी क्रम में, और 1890 में महाराष्ट्र में एन.एम. लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किया। तो इस प्रकार जो हमारे पास देखिए कि संगठनों का उदय हुआ, और मराठी में एक पत्रिका आ गई जिसका नाम था दीनबंधु। अब देखो ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, और ट्रेड यूनियन ने क्या किया कि प्रथम युद्ध के बाद जो भारत में ट्रेड यूनियन का उदय हुआ, उन्होंने आवश्यक वस्तु की बढ़ती हुई कीमतों पर विरोध किया कि जो आपकी इसेंशियल कमोडिटी हैं उनका प्राइस क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इस पर बात की गई। श्रमिकों के वास्तविक वेतन में गिरावट पर इन्होंने फोकस किया। औद्योगिक उत्पादनों की मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों के विस्तार पर इन्होंने बात किया। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी के आह्वान पे किया, और रूसी क्रांति का यहाँ पर जन्म हुआ। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हुआ कि श्रमिक सुधार के लिए कई संस्थाएं जन्म ली, लेकिन इनका जन्म जो हुआ वो धीरे धीरे समाज में जो विषांतर होता चला जा रहा था, उस विषांतर के कारण हमारे पास क्या हुआ, इन ट्रेड यूनियन का जन्म हुआ। और इन आंदोलन की कमजोरियां भी रही कि इसके मजदूर के सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। कुछ लोग कहते थे हमसे कोई मतलब नहीं करने, तो ट्रेड यूनियनों की बहुलता, देश में बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन हो गई थी, ठीक है, और किसी पे विश्वास ही नहीं रह गया था कौन कैसे लड़ रहा। अनुत्तरदायी ट्रेड यूनियंस मजदूरों के बीच फूट हो गई, आपस में मजदूर लड़ने लगे थे, और हाशिए पे पड़े वर्गों की अनदेखी, जो बहुत गरीब तबका था, उन बहुत गरीब तबकों के विषय में कोई सोच विचार नहीं रहा था। तो इस प्रकार हमारे श्रमिकों की समस्याएं और उनके सुधार पर काफ़ी अधिक जो हमारा ऐतिहासिक विवेचन था वो होता। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा।